ठीक है चलो। तो लास्ट क्लास में तुम लोग को जो टॉपिक करवाया गया था उसका नाम तेरे को याद है कि नहीं है? फॉर्मूला क्या क्या आया था, कुछ याद है? नहीं याद है? देखो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया हुआ था वो था किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मोशन करवाएंगे, ठीक, तो उसके हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है, कितना अपने पाथ से वो डेविएट होता है ये निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक, और उसमें नेट वेलोसिटी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद नेट वेलोसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर? देखो पहले समझो, इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा। तो टॉपिक क्या था? मोशन ऑफ अ चार्ज। हाँ, मोशन ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो मोशन ऑफ अ चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमको देखना है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो यहां से हम लोगों ने एक प्लेट ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और यहां से हम लोगों ने यहां से नेगेटिवली चार्ज ये नीचे वाला प्लेट ले लिया। तब के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस साइड में आने वाला होगा, ये। क्लियर? अब यहां से जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है, तब के केस में इसमें नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये सीधा जाना चाहिए था, बट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से सीधा ना जा करके ये ऊपर की तरफ डेविएट हो जाता है। क्लियर? ऊपर की तरफ ये डेविएट हो जाएगा। वहीं अगर इसको कोई पॉजिटिव चार्ज देते जैसे प्रोटॉन लेते हो, तो प्रोटॉन के केस में ये ऊपर ना जाकर के ये नीचे चला आएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जब हम लोग देखो इसमें हम लोग दो टाइप से बात करते हैं। एक तो होता है जब ग्रेविटी उसमें इंफ्लुएंस डाल रहा हो, मतलब ग्रेविटी ग्रेविटी वाले स्पेस। क्लियर? बाकी तुम्हारे लेवल पे ग्रेविटी वाले से क्वेश्चन आ पाना मुश्किल है। जहां तक का इस पे पॉसिबिलिटी है तुम्हारा ग्रेविटी फ्री स्पेस से ही क्वेश्चन आएगा, वहां पे तुम्हारे ग्रेविटी का कोई लेना देना नहीं होगा। और ग्रेविटी का जब लेना देना नहीं होता है तो इस वाले चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला होगा। क्लियर? क्लियर? आगे देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पास होता है तब के केस में देखो, मान लो यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा लेंथ एक्स ले लिए, और यहां से ये जो आगे बढ़ते हुए जाएगा तो सीधा ना जा करके ऐसे ऊपर जा रहा है, तो सीधा लाइन ये है, जाना ऐसे चाहिए था, यहां से डेविएट हो गया वाई लाइन। तो ये जो इसका डेविएशन है, मतलब कि ये जो अपना पाथ चेंज किया हुआ है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आता है। एक दूसरा, यहाँ पे अगर हम लोग ये सीधा अगर लाइन खींचे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। क्लियर? इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, वो निकालने के लिए एक तो आएगा। दो चीजें हो गया, क्या क्या हुआ? एक डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ, दूसरा एंगल थीटा। तीसरा चीज समझो, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हो, इस इस चार्ज का वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितना है, ये निकालने के लिए भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहला क्या दिया? वाई निकालने के लिए। दूसरा क्या आ जाएगा इस पे? थीटा निकालने के लिए। तीसरा, थर्ड पॉइंट अभी क्या बोला? नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। और फोर्थ नंबर इस पे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देखो ध्यान से, ये ऐसे मुड़ रहा है, मतलब कर्व मोशन कर रहा है। याद करो पिछले साल का थोड़ा मोड़ा, अगर किसी को याद आ जाए तो, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन जब करवाया जाता था, इस पे मान लो एक पत्थर को हम लोगों ने फेंक के मारा इधर, ये जब जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या लिया जाता था? यू एक्स, ठीक। तो पहले जब हम लोग इसको फेंके हैं तो इसको एक्स डायरेक्शन में फेंके हैं, इस टाइम पे इसका यू वाई जो रहेगा, मतलब वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर? इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। अब देखो, यहां से जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, आगे जब बढ़ेगा तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे, फॉर एग्जांपल यहां तक पहुंचे, बोलेगा क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पे इस पार्टिकल का या इस ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी कितना है। तब के केस में यहाँ पे इस वेलोसिटी को, इसमें देखो यहाँ से ये वेलोसिटी टेंजेंट बनाते हुए आगे निकलेगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये वी एक्स और नीचे की तरफ आ जाएगा इसका वी वाई। क्लियर? और इसका जो रिजल्टेंट निकल रहा होगा यही वो टेंजेंट होगा, यही वो टेंजेंट होगा ना।
तब के केस में ये हो जाएगा वी नेट, और ये जो वी नेट है उस पार्टिकल का तुमको क्या प्रोवाइड करेगा, वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी एट दैट पॉइंट या फिर किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ये सब तुमको प्रोवाइड करने वाला हो। बन जाएगा इतना, ये समझ में आया। अब देखो उससे इसको रिलेट करते हैं और इसके दो फॉर्मूले पहले लेकर के आते हैं, फिर से एक बार करवा देना, देखो ध्यान से। सबसे पहला इसको हम लोग एक्स और वाई दो डायरेक्शन में डिवाइड किए हुए थे, क्लियर, एक्स और वाई दो डायरेक्शन में इसको डिवाइड किए हुए थे। तो एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग इसमें से बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू हम लोग इसमें से मान लेते हैं v, ठीक, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना है, v। अब ध्यान दो यहीं पे, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे और ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, क्लियर, ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटी का इस पे कोई इंफ्लुएंस नहीं है, तब के केस में अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फॉर एग्जांपल समझो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजता हूं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ पे गायब है समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है, तब के केस में ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से उधर जा रहा होगा तो ये नीचे आएगा या सीधा निकल जाएगा। तब अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ना रखूं, ठीक, और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तब के केस में अगर उस इलेक्ट्रॉन को उधर से इधर फेंका जाए तो वो सीधा निकल के आ जाएगा या फिर नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, सिंपल सीधा जाएगा वो, क्लियर, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर लग रहा होता तो ये इसको नीचे खींचता, बट ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तब के केस में इस पे किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा और ये किधर निकल जाएगा, सीधा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। दूसरा चीज समझो, अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो इस पार्टिकल के ऊपर में या इस चार्ज के ऊपर में जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा। क्लियर हुआ, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है तो उसको या तो ऊपर खींचेगा या नीचे खींचेगा, अगर ये एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता तो इसको पकड़ करके वो ऐसे खींचता, लेकिन कहीं पे हम लोग डिस्कस किए हैं क्या कि इस चार्ज को इधर खींचा जा रहा है, ऐसे नहीं ना, हम लोगों ने बस इस चार्ज को इधर से वेलोसिटी फेंका है, फेंकने के बाद इनिशियल वेलोसिटी इसका हम लोगों ने यूएक्स ले लिया और फेंकने के बाद हम लोग छोड़ दिए उसको, छोड़ने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये अब अपना काम कर रहा है उस पर, क्लियर, सीधा ना जाकर के ये ऊपर तरफ मुड़ जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब देखो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में इंक्रीज या फिर चेंज तब होता है जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई हो, बिना फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज नहीं हो सकता, न्यूटन सेकंड लॉ है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम उस पे अप्लाई किए हुए फोर्स के प्रोपोर्शन होता है, जितना उसको फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उसके मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक, जैसे मान लो अगर कोई, जैसे ये पंखा ही ले लो, ये फैन को ही अगर ले लो, ये अपने स्पीड से घूम रहा है, मान लो इस पे एयर ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, अपने स्पीड से इतना इतना में घूम रहा है, तो जब तक मैं उसका स्पीड को कम नहीं करूंगा या ज्यादा नहीं करूंगा वो तो उसी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा, क्लियर, उसका स्पीड क्या रहेगा तब के टाइम पे, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाला रहेगा। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में अगर चेंज करना है तो उस पर किसी ना किसी टाइप से हम लोग को फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये एक्स डायरेक्शन में किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में अगर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग इसका कितना लिए हुए हैं, v लिए हुए हैं, तो फाइनल वेलोसिटी लो या फिर किसी भी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी लो, कितना रहेगा, ये हमेशा v ही रहने वाला है, क्लियर। और जब किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है तब तब उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक, वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो एक्सेलरेशन का कोई ना कोई सा वैल्यू आएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, याद हुआ, इतना समझ में आ गया। आगे देखो ux निकल गया, सॉरी ux निकल गया, यहां से ax निकल गया, अब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। अब हम लोग पहले इसको x एक्सिस के लिए देख रहे हैं, x डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं, तब की केस में देखो s के जगह पे ले लेंगे x, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इक्वल टू u मतलब ux इनिशियल वेलोसिटी, v और ये टाइम का टाइम t ही रहने वाला है, प्लस हाफ और a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 0, तो ये पूरा टर्म जो है ये हो जाएगा 0, तो बोलने का मतलब यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया है, vt। ये क्या है, ये x डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट जो है ये x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये वो डिस्प्लेसमेंट, आया बात समझ में इतना,
अब आगे देखो, यहीं से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे कि इसी ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी कैसे आएगा, देखो u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है, यही होता है। यहां से हम लोग को वेलोसिटी निकालना है किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तब के केस में u का वैल्यू ux ही है और ux का वैल्यू कितना है v, तो ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से v, और a का वैल्यू तो 0 था, तो ये कितना बन जाएगा 0। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझो, अगर हम लोग ये वेलोसिटी x डायरेक्शन का ले रहे हैं, अगर हम लोग वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का ले रहे हैं, x डायरेक्शन का, तो इनिशियल वेलोसिटी भी v था और फाइनल वेलोसिटी भी कितना आया, v आया। बोलने का मतलब इस डायरेक्शन में तुम इसको कहीं पे भी ले जाओ, किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल लो, हमेशा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा बोलने से, जितना इनिशियल स्टेज में था उतना ही सारे पॉइंट्स पे रहने वाला हो। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा जी, अगर हम लोग y डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट को पहले हम लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे फेंके हुए हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन आ गया, x, y की तरफ तो फेंके ही नहीं है, तब के केस में इसका uy मतलब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। लेकिन जब हम लोग इसको फेंके हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है पहले से, जो कि इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। क्लियर। और अगर किसी भी मोशन वाले पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो उसके वेलोसिटी में चेंज होता है। आया बात इतना समझ में, जब भी किसी मोशन वाले पार्टिकल में फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में जब भी चेंज होता है तो उसका कोई ना कोई सा एक्सेलरेशन आएगा वहां पे। तब के केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू ए वाई हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। क्लियर। कौन से डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझो। इतना समझ में आ गया। एस निकालेंगे यहाँ से, एस इज इक्वल टू फिर वही फॉर्मूला यू टी, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यहाँ से सारे वैल्यूज रखेंगे। वाई का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा वाई, मतलब वाई कितना डिस्प्लेस हुआ, ये जो वाई बनाया है ये वाई है, ठीक आना चाहिए था उसको इसी लाइन में, यहाँ से वो ऊपर चला गया, तो ऊपर वो कितना गया हुआ है, वाई डिस्टेंस गया है, तो वही वाई का वैल्यू ये निकल रहा है। वाई इज इक्वल टू यू वाई का वैल्यू जो 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, बचा हुआ यहाँ से हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये y का वैल्यू आ गया, और x का वैल्यू कितना आया था vt, ठीक x का वैल्यू आया था vt और उसका वैल्यू आ गया ए वाई टी स्क्वायर। आगे देखिए, अगर इसमें से हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो vy इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, इसको ए एक्स टी ले लो और इसको ए वाई टी। वी वाई यू वाई का वैल्यू 0, तो यहाँ से वी वाई का वैल्यू कितना बचा, ए वाई और टी। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। बस ये चारों फॉर्मूले तुम्हारे काम के, दो ये चारों फॉर्मूले बस काम के, समझ में आया ये। अरे इतना क्लियर हुआ। चलो इसको पहले उतारो, तो इसको उतारो तो जल्दी पहले, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। हो गया। आगे देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने के लिए फॉर्मूला। आगे देखो, यहाँ से पहले हम लोग इसका क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन से ही ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले एक बार रीडिंग करो, पहले इसको पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से समझने का कोशिश करो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करूंगा। पढ़ो पहले। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through a same distance, जैसा कि सेकंड वाले में बताया हुआ है। Compare the time fall in each case। सेकंड फिर देखेंगे क्या पूछ रहे, क्वेश्चन समझ में किसको आ गया, किसी को नहीं आया क्या, आ गया। देखो
देखो भाई देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और इजी है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इस पे है नहीं, बस तुमको क्वेश्चन का साइज देख करके डर लग गया, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल, जैसे ये पहला वाला हम लोग लिए हुए हैं, पहला वाला अगर डायग्राम लेते हो तो देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से उधर जा रहा है, वेट, उधर से इधर नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, ये कितने का है, 1.5 सेंटीमीटर का। और इलेक्ट्रॉन को अभी ऐसे एक्स एक्सिस में नहीं फेंका गया, कहां से आ रहा है वो, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो या फिर ये प्रोटॉन हो, ये प्रोटॉन लिया गया है, दोनों का ही मोशन सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम लोग अभी जो तो फॉर्मूला बनाए थे, एक एक्स एक्सिस के लिए दूसरा वाई एक्सिस के लिए, तो अगर एक्स एक्सिस में इसका मोशन ही नहीं है तो एक्स वाला जो पार्ट हम लोग यूज किए हुए तो उसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टाइम, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा और प्रोटॉन कितना टाइम लेगा, दोनों का कंडीशन पहले समझ लो। ये जो प्लेट्स है प्लस और माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे ऊपर लग रहा है, और यहाँ पे दोनों प्लेट्स हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे लग रहा है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग प्रोटॉन को छोड़ेंगे इसमें, तब वो ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर, अरे समझे इतना। यहाँ पे नीचे में पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, और यहाँ पे नीचे में नेगेटिव चार्ज तो प्रोटॉन को ये ऊपर से नीचे खींचेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या है, सेम, दोनों इक्वल है। क्लियर, इतना समझ में आया। अब बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के यहां आने में कितना टाइम लग रहा है, वहीं एक प्रोटॉन को यहां से लेकर के यहां आने में कितना टाइम लग रहा है, ये तुमको फाइंड आउट करना है। इतना कुछ समझे। अब देखो, अब इसको निकालते हैं हम। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ था डिस्प्लेसमेंट के लिए, कौन सा फॉर्मूला देखा था, y इक्वल्स टू कितना, y इक्वल्स टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही था ना। अरे अभी तो पूरा डिराइव करवाए, यही यही फॉर्मूला आया हुआ था, बस ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। y मतलब क्या हो जाएगा, ये y डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में ही दे दिया कितना डिस्प्लेस कर रहा है, 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो 1.5 सेंटीमीटर बोलने का मतलब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना, कितना, -2, 10 टू द पावर -2 मीटर, ये हुआ। ये 1.5 सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में लिख लिया। नेक्स्ट, हाफ का हाफ, ए वाई जो है ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने पहले ही फॉर्मूला देखा, फोर्स बाय मास होता है ना। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास। और याद करो मैं बोला हूं, जब फोर्स तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ रहेगा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, और जब दो डिफरेंट चार्जेस दिए हुए रहेंगे तो फिर कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। यहाँ पे ये फॉर्मूले को आगे सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हाफ एफ का वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई डिवाइड बाई एम, और यहां से आ जाएगा ये टी स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, एफ इज इक्वल टू ई हो गया, क्यू ई होता है तो क्यू के जगह पे इलेक्ट्रॉन और ई का ई, उसके बाद नीचे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। हमको क्या निकालना है यहाँ से, टाइम, क्या निकालना है, टाइम, बस सारे वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ जाएगा ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2, इधर से m उधर जाएगा, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। क्लियर, m चला गया, और ऊपर में मल्टीप्लाई 2 भी होगा, ये 2 है यहाँ से नीचे में ऊपर जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, हो गया इतना। और ये इक्वल्स टू तुम्हारा बना रहा है क्यू स्क्वायर का, कोई डाउट, सॉरी टी स्क्वायर का। ये क्या है, टी स्क्वायर के इक्वल, टाइम के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब टाइम निकालना है, पहले इसको सॉल्व कर दो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या, तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं लिख ले रहा हूं इसका आंसर टी स्क्वायर, टेन टू द पावर -9 और 2.9 आसपास कुछ आएगा, 2.9 आसपास कुछ आएगा।
क्लियर? तो 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 आया हुआ है टी का वैल्यू, मतलब इतना ये सेकंड्स हो जाएगा, इतना सेकंड्स। कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? आगे देखो, यह हम लोगों ने टाइम निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का। बोलने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो इसको इतना टाइम लगने वाला होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें से देखेंगे टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मास और चार्ज जो हम लोग लेंगे कौन सा वाले का लेंगे? प्रोटॉन का लेने वाले होंगे। बस फॉर्मूले में पुट करो, तो टी पी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से। ठीक, तो सबसे पहला ऊपर में क्या आ जाएगा? टी पी स्क्वायर का 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर? डिवाइड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और मल्टीप्लाई बाय फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। इतना समझ में आया? क्लियर? इसको सॉल्व करने से इसका 10 का पावर का बस मेरे को वैल्यू याद है, 10 टू द पावर -7 होता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसको तुम लोग लिख लेना अपने से, ठीक है? ये इसको सॉल्व करके इसको वैल्यू निकाल लेना, हमारे काम का बस इतने से आ जाएगा। लेकिन तुम लोग लिखोगे एग्जाम में, अगर आया तो पूरा वैल्यू लिखोगे। इतना सेकंड में भी 1.44 ये है। ठीक, तो इतना सेकंड ये आ गया। कोई डाउट इतने में? अब मेरे को बताओ, एक प्रोटॉन को 1.44 में अभी लिख दिया, चलो। एक प्रोटॉन को इतना टाइम लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लग रहा है, कौन ज्यादा टाइम लिया? चलो भाई, कौन ज्यादा टाइम ले रहा है? ध्यान दो, 10 का पावर इंपॉर्टेंट है। ठीक, मे बी ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ है, चलो जो भी होगा ये देख लेना, तो इसका जो भी वैल्यू रहेगा ये चेक कर लेना। इसमें से 10 का पावर नेगेटिव में अगर है और ज्यादा है तो इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा कम, और इसमें 10 का पावर -7 है। -7 बड़ा होता है कि -9 बड़ा होता है? -7 बड़ा होता है। ठीक है, क्या बड़ा होता है? -7। इसका मतलब टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे ये ग्रेविटी फ्री स्पेस था, मतलब ग्रेविटी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे। और तब के केस में जब इतने ही डिस्टेंस में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को छोड़ा गया है, तो सबसे पहले कौन नीचे उतरा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? ज्यादा कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है ना, 10 टू द पावर -31 kg है, और 10 टू द पावर -27 ये ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में वो प्रोटॉन से ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। समझे इतना? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में वो प्रोटॉन से ज्यादा जाता है। लेकिन वहीं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोटॉन ज्यादा स्पीड में जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। ग्रेविटी जो रहता है ये मास पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मास पे डिपेंड नहीं करता। अभी लिखे हुए थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है? तब के केस में यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा तेजी से जाएगा किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के। वहीं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होता तब के केस में प्रोटॉन ज्यादा तेजी से जाता इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? और यहाँ ये कहां से पता चलेगा बोलने से? टाइम से। टाइम टेकन बाय प्रोटॉन और टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कम टाइम ले रहा है और प्रोटॉन ज्यादा टाइम ले रहा है। चलो लिख लो इसको। हो गया क्या? ये वाले वैल्यू को निकाल लेना ना, मैं इसको अप्रोक्सीमेट मैं अपने मर्जी से लिख दिया हूँ कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई यूज था नहीं है ज्यादा डिटेल में। बाकी इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा इसको निकाल के लिख लेना। ठीक, 4.44 है या फिर 1.4 है, ऐसा ही समथिंग कुछ आएगा, देख लेना। क्लियर? हो गया? आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, बहुत ही इजी है। A charge particle of charge 2 microcoulomb and mass 10 milligram moving with a velocity of 1000 meter per second enters a uniform electric field of strength
10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम, directed perpendicular to its direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 seconds. ले तो ट्राई करो, 2 मिनट दे रहे हैं। अच्छा रुको, मैं इसको बता दे रहा हूं, देख लो। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और है। ये दोनों क्वेश्चन जिसको समझ में आएगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो फिर नारियल चढ़ा देना एग्जाम के लिए। आ गया भगवान बोलना। देखो आगे, A charged particle of charge 2 microcoulomb and mass 10 मिलीग्राम बोल रहा है। क्लियर? ध्यान से समझो। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने सिचुएशन लिया हुआ था, उसमें मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो इस वजह से हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस का यूज हुआ था, वाई एक्सिस का। क्लियर? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसको क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक, मतलब वो केस बनेगा जो हम लोगों ने एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव करने के टाइम पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, समझो। यहाँ पे देखो, मान लिए क्या लिया हुआ है यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कोई सा भी एक चार्ज पार्टिकल हम लोग लेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए। ठीक, चार्ज जो लिया हुआ है वो 2 माइक्रोकूलम का है, बोलने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। 2 माइक्रोकूलम है मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये हो जाएगा मान लो 2 माइक्रोकूलम का। ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब अगर इसको हम लोग मोशन करवाते हैं, सीधा अगर सीधा भेजेंगे तो ये सीधा ना जाकर के किधर निकल लेगा, ऊपर की तरफ। जाना कैसे था इसको, सीधा। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर और इसका मोशन का डायरेक्शन इधर। क्लियर? समझो। सबसे पहला तो इसका इनिशियल वेलोसिटी vx, वेट, ux इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन का इसका वेलोसिटी कितना है, 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्वेश्चन में 2 चीजें पूछा है। एक तो फाइंड द वेलोसिटी कब, आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकंड के बाद। जब हम लोगों ने इस चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, फेंकने के बाद 10 सेकंड वेट करो, वेट करने के बाद जहां पे वो चार्ज पार्टिकल पहुंचा रहेगा उस स्पेसिफिक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना होगा। ध्यान दो, यहां से चलते हुए क्या, मान लो कि ये 10 सेकंड यहाँ पे आकर के हुआ है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आकर के हुआ है तो यहाँ पे इसके 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। एक तो ये एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी लगेगा vx। क्लियर? एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना लगेगा, vx। और y डायरेक्शन में इसका एक वेलोसिटी इसी पॉइंट पे हो जाएगा vy। अरे अब भी बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ये है तब के केस में एक इसका वेलोसिटी लगेगा vx, सॉरी vy, और एक वेलोसिटी लगेगा vx। तो रिजल्टेंट किधर से आएगा, यहां से। क्लियर? सेम वही चीज यहां पे अप्लाई करो, सेम वही चीज यहां पे अप्लाई करो। तो यहाँ पे ये vx डायरेक्शन ये चला गया, vy डायरेक्शन ये हो गया, तो v नेट कितना आएगा, v नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 है, वो सब खत्म। v नेट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? हमारे पास बस एक वैल्यू प्रोवाइड गिवन है, कौन सा, ux, vx नहीं, क्या है ये, ux, x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको अभी 2 चीजें निकालना है। क्या क्या निकालना है, एक निकालेंगे vx और एक निकालेंगे vy। मैं vy निकाल रहा हूं, तुम लोग निकाल करके मेरे को बताओगे vx कितना होगा। देखो, vy इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी निकाले हुए थे vy का, क्या था, हाफ, नहीं, खाली vy इज इक्वल टू ayt था। v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, और uy का वैल्यू 0, तो खाली 80 बचाना वहां से, तो ये ayt, और यही आएगा vy इज इक्वल टू ayt। क्लियर? सारे वैल्यूज यहाँ पे ला करके पुट करेंगे। a का वैल्यू निकालो, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास इनटू टी। फोर्स कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या लिया हुआ है, जो क्यू है, वेट इलेक्ट्रॉन में, Q इंटू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी। यहां तक में कोई डाउट? y vy इक्वल टू, Q का वैल्यू कितना, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6। E का वैल्यू कितना, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई मास। मास कितना दिया हुआ है, 10 मिलीग्राम लिया हुआ है।
10 मिलीग्राम को पहले ग्राम में चेंज करोगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, ग्राम तो फिर किलोग्राम में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा ये 10 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर? ये 10 टू द पावर ये 6 गया, ये 6 गया, ये ऊपर से ये कट जाएगा तो ये बचेगा कितना, और मल्टीप्लाई बाई टी तो बचा हुआ है, टी कितना टाइम के बाद बोल रहा है 10 सेकंड्स के बाद, तो ये हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई बाई 10, सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 2000 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये किसका वैल्यू आ गया, वी वाई का वैल्यू आ गया। अब मेरे को बताओ वी एक्स का वैल्यू कितना होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स आएगा पैदलों, वी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यू एक्स। अभी तुमको मैंने दो, एक तो डेरिवेशन के टाइम पे भी बताया, दूसरा पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया, मोशन जब एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है क्या, तो उस पर कोई फोर्स एप्लीकेबल होगा नहीं। तो जब इसका एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 1000 मीटर का है, मीटर पर सेकंड का है, तो मैं क्या बोला था, अगर इस डायरेक्शन में इसका कोई फोर्स नहीं लगे तो हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, सेम वही होगा जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था। तो ux का वैल्यू अगर 1000 मीटर पर सेकंड है तो vx भी हमेशा कितना आएगा 1000 मीटर पर सेकंड आएगा, चाहे चाहे इस पॉइंट के लिए लो, चाहे इस पॉइंट के लिए लो, चाहे इस किसी भी पॉइंट के लिए अगर vx का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा वैल्यू 1000। क्लियर हुआ? अभी बोले थे 3 बार तो भेजा बेच खाया हो गया, याद आया? तो vx का वैल्यू कितना आएगा 1000 और vy का वैल्यू कितना निकाले यहां से हम लोगों ने 2000 निकाले वो। अब यहां से हम लोग को वी नेट निकालना, सबसे पहला तो वी नेट निकालने के लिए बोला है, वी नेट निकालो यहां से, वी नेट इक्वल टू अंडर रूट 1000 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर। बताओ वैल्यू कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है, निकाल लो। ठीक, यहाँ पे ये 1000 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये 1000, ये 2000 का स्क्वायर हो गया, हुआ 2000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4000, सॉरी 4 और उसके बाद 6 जीरो लगा दो, यहाँ पे ये 1 का 1 रहेगा और उसमें 6 जीरो लगा दो, तो 4 + 1 कितना हो गया 5 और 6 जीरो। ठीक, तो 5 और 6 जीरो में से 6 जीरो का 3 जीरो बाहर आ गया और 5 जो है वो रूट के अंदर बची है। बनाओ जल्दी बनाओ। ये नेट वेलोसिटी है, फिर नेट डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बताना है। हो गया, जिसका हो गया डिस्प्लेसमेंट निकालो, नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से देखो, इधर देखो, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ये तो वेलोसिटी हो गया, ये लिख लिए हो, अरे ये लिख लिए ना, छोड़ो इसको मिटाते हैं। अब यहां से हम लोगों को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्लियर, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे आफ्टर 10 सेकेंड ये कुछ ना कुछ एक एक्स डिस्प्लेस हुआ है, यहां से यहां तक ये एक्स डिस्प्लेस हो गया और यहां से यहां तक ये वाई डिस्प्लेस हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स डायरेक्शन में इतना हुआ है, वाई डायरेक्शन में इतना हुआ है, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां आएगा ना रिजल्टेंट। ठीक, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एक्स। एक्स का फॉर्मूला क्या था, यू एक्स टी, क्या था यू एक्स टी, यही आया था। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टर्म जीरो होने के बाद खाली यूटी ना बचेगा उसमें, तो ये आ गया यू एक्स टी। यू एक्स का वैल्यू कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाई टी का वैल्यू 10 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 10000। हो गया। नेक्स्ट y का वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू था 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए वाई और टी स्क्वायर, यही था। सारे वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, क्या आ जाएगा ये हाफ मल्टीप्लाई बाई ए क्यू ई डिवाइड बाई एम और ये टी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्यू का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, ई का वैल्यू 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई मास कितना, कितना दिया मास 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम बोलने का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6,
हो गया ये। और क्या बचा फिर, टी स्क्वायर, अरे टी स्क्वायर भी तो बचा है, तो टी स्क्वायर की जगह पे ये कहाँ पे कितना आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब सारे वैल्यूज को सॉल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, सबको जब सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा। क्लियर, क्लियर आया है इतना। अब रिजल्टेंट जब निकालेंगे इसमें से वी नेट, सॉरी नेट डिस्प्लेसमेंट, तो एस नेट, इसको नेट डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर दिए, अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉल्व कर दो, अंडर रूट ये हो जाएगा 2 3 4 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 का स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद 1 2 3 4 और अंडर रूट 2 बचेगा और ये हो जाएगा मीटर, इसीलिए बोला था रूट आएगा उसमें। हाँ मेरे को पता था। हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितने का आ गया 10,000√2 मीटर। हो गया क्या, लिखे, आगे देखो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, एक काम करो 3 लाइन में है, लिखोगे मत लिखो, ग्रुप में भेज दिया जाए, ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, और जिससे नहीं सॉल्व होगा टाइप का लगेगा बस वही बताओ, नहीं होगा करके फिर इसको मैं बताऊंगा, अदरवाइज ये होमवर्क में चला जाएगा। नहीं आया समझ में, बन जाएगा। ये पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था उसमें टाइम दिया हुआ था, और सॉरी टाइम पूछा हुआ था और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था पिछले वाले में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तुमको निकालना है और टाइम का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, फॉर्मूला बस वही लगाओगे, S = ½ AT² वाले, बन जाएगा ये क्वेश्चन, ट्राई करना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट, जैसे जहां पे हम लोगों ने टाइम निकाला हुआ था दोनों के लिए पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक, इसमें टी का वैल्यू तुमको गिवन है क्वेश्चन में, बस एस के जगह पे एक्स और वाई तुमको निकालना है, क्लियर, एक्स और वाई निकालना है, तो उसमें तुमको प्रोटॉन का, सॉरी वाई ही निकालना है, तो उसमें तुम्हारा प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तुमको मिल जाएगा, क्लियर। इसको ट्राई करना, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, या फिर लास्ट में तो इसका सॉल्यूशन आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का, सेम टाइप का, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क होने वाला है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, बन जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को मैंने तुमको पिछले में करवा दिया है, अब नंबर्स वाले या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं वो तुमको बाद में दिए जा रहे हैं, अगर पहला वाला समझ में आ गया तो फिर ये तो आसानी से बन जाएगा फिर, क्लियर, अरे बन जाएगा ना इतने में से। आगे देखो ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग का छूटा हुआ था, मैंने तुमको बोला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन यूज होता है, दो चार्जेस दे दिया जाएगा, बोलेगा बीच में कौन से पॉइंट पे नेट फोर्स या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होने वाला होगा, क्लियर। तो ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर तुमको क्वेश्चन फोर्स के लिए दिया जाएगा, ठीक, तब उसमें फोर्स वाला फॉर्मूला रखना और सेम टाइप से उसको भी सॉल्व करना है, क्लियर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 12 सेंटीमीटर का दे दिया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखो मान लो एक चार्ज हम लोगों ने ये ले लिया, ये 40 कूलम 40 माइक्रोकूलम, ठीक, यहां से ये दूसरा चार्ज आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम का, क्लियर, इन दोनों के बीच में कोई सा भी एक पॉइंट रहेगा, मान लो पॉइंट पी, इस पे हम लोगों को इस पे बताना है, या ये पॉइंट पी इन दोनों के बीच में कौन से प्लेस पे आएगा कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो 0, क्लियर। सेम क्वेश्चन तुमको फोर्स से रिलेटेड भी पूछ सकता है, बोलने का मतलब एक चार्ज यहाँ दे देगा, दूसरा चार्ज यहाँ दे देगा, बोलेगा इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा प्लेस होगा जहां पे किसी चार्ज को अगर रखा जाए तो वो इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करे या फिर 0 फोर्स एक्सपीरियंस करे, समझे, दोनों से अगर इक्वल फोर्स होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा 0, क्लियर। देखो तो इसको सॉल्व करने का तरीका, मान अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का, क्लियर। अब ध्यान दो
इस पॉइंट पे इसके वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इस पॉइंट पे इसके वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसके वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसके वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के इक्वल होगा ना। तो अगर मान लो ये इस पे E1 लगा रहा है, ठीक, ये इस पे E1 लगा रहा है और ये इस पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 लगा रहा है, तो E1 और E2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो पॉइंट P इन दोनों के बीच में कौन से प्लेस पे रखा हुआ है हमको नहीं पता, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 12 सेंटीमीटर। मान लो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है x, इसको तो मीटर में चेंज कर लो, 12 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 0.12 मीटर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। एक काम करो, मीटर में मतलब तो सेंटीमीटर में ले लेंगे क्योंकि फाइनल आंसर पे हम लोग का फिर सेंटीमीटर में आ जाएगा, नहीं आना रहा तो फिर बाद में चेंज करेंगे, इसको रहने दो अभी सेंटीमीटर में। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना ले लिए x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस x। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ये E1 इक्वल्स टू E2, ठीक। E1 का वैल्यू k q डिवाइड बाय r1 स्क्वायर इक्वल टू, ये q1 ले लीजिए, k q2 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर हो जाएगा। अब k कैंसिल, ठीक है। अब Q1 का वैल्यू कितना दिया है, 40 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू इधर से ये क्या हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम और ये 12 माइनस x का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, नहीं। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे, एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, उसको नीचे ले जाते हैं, तो होगा क्या, ये हो जाएगा 12 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 40 आ जाएगा। माइक्रोकूलम में 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब यहां से देखो 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, इन इसका पूरा होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। 1/4 का मतलब ये 1/4 ही है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, और यहां से क्या बचेगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, उसका कितना हो जाएगा 1/2 और डिवाइड बाई एक्स। क्लियर, ट्रांसपोज कर दो, ज्यादा आ रहा है क्या आंसर, चेक करो तो कहीं पे कुछ छूटा गया, ठीक है, ठीक है, निकालो, यही है, निकालो x का वैल्यू कितना 8, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 8, x इज इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान से, तुमको बताना पड़ेगा वहां पे 8 x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आया हुआ है, बोलने का मतलब ये 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कौन से वाले चार्ज से है, 40 माइक्रोकूलम वाले कि 10 माइक्रोकूलम वाले, 40 माइक्रोकूलम वाले। क्लियर, तो तुमको फाइनल आंसर में फिर ये x का वैल्यू निकाल करके छोड़ना नहीं है, वहां पे फिर तुम बताओगे कि 40 माइक्रोकूलम वाले से हम लोग कितना 8 सेंटीमीटर जब आगे जाएंगे तब जाकर के जो पॉइंट मिलेगा वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और यही चीज देखो, अगर यहां से निकाले कहां से 10 माइक्रोकूलम से, तो ये डिस्टेंस कितने का आ जाएगा 4 सेंटीमीटर का, यहां से ये 8 सेंटीमीटर है तो वो डिस्टेंस कितने का आएगा 4 सेंटीमीटर का, समझे। अगर x इसको ना मान करके x इसको एज्यूम किए हुए रहते तो इस x का वैल्यू कितना मिलता तुमको 4 सेंटीमीटर। क्लियर, और तब के केस में लिखते हैं कि 10 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है उससे 4 सेंटीमीटर दूर में मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 आ गया। यही क्वेश्चन अगर तुमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे E1 और E2 को कंपेयर किए, सेम क्वेश्चन तुमको दे देगा इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहां पे नेट फोर्स जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने E1 इज इक्वल टू E2 लिखा है वहां पे क्या लिखोगे F1 इज इक्वल टू F2, और वहां पे फॉर्मूला लगाओगे कूलम्स फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। क्लियर, अरे बन जाएगा ना इतना, ठीक। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ज्यादा नहीं है 3 क्वेश्चन है, और ज्यादा नहीं है 3 क्वेश्चन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक। देखो एनसीईआरटी के बुक में तुमको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ये पिछले साल 2024 का नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन, किसका है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। याद करो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ो तो।
A metal cube of side 5 centimeter is charged with 6 microcoulomb. Clear? The surface charge density on the cube is, निकालो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, निकालो जल्दी निकालो. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, डेफिनेशन याद करो पहले लो. सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. तो Q इज इक्वल टू, वहां पे हम लोगों ने, सॉरी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखे हुए थे, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब Q बाई S. क्लियर हुआ? अब चार्ज का वैल्यू 6 माइक्रोकूलम क्वेश्चन में गिवन है, सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा. इसका क्यूब है ना, क्यूब शेप कौन सा है, क्यूब. तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालने का मतलब उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या, 6a², मतलब साइड का स्क्वायर होता है. 6 मल्टीप्लाई बाई एच का वैल्यू से कितना है, 5 सेंटीमीटर है. 5 सेंटीमीटर बोलने का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 मीटर. गलती से भी सेंटीमीटर में नहीं लोगे, ठीक. और ये होल स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4, कितना हो जाएगा 300, सॉरी 150. तो ये 150 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 किसका वैल्यू आया, सरफेस एरिया का. किसका वैल्यू आ गया, सरफेस. बस वैल्यू ला करके पुट कर दो. क्यू का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, ठीक. डिवाइड बाय कितना आ जाएगा ये, 150 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4. सॉल्व कर लेना, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा तुरंत मिल जाएगा. कितना है आंसर, 6 कुछ कैसे आएगा, ये आ जाएगा फिर 15, 3 2 जा 3 5 जा, और ये 2/5 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 0.4 इंटू 10 टू द पावर समथिंग कुछ आएगा 5, और ये यहां से 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, मे बी ये आए, ठीक. कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट भी तुमको मैंने स्पेसिफिक लिखवाया था, कूलम पर मीटर स्क्वायर. लीनियर चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर क्यूब. एक बार फिर भी आंसर चेक कर लो भाई, मेरे को भी इसका आंसर नहीं पता, सॉल्व करके ही लाए हैं. आ गया क्या, क्लियर, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, दो और, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स डिवाइड बाय मास होता है. फोर्स का फॉर्मूला नहीं, दो चार्जेस बोल रहा है ना इसमें, के Q1 Q2 डिवाइड बाई r², और मास r लिया तो है 1.6 एंगस्ट्रम. एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर. लिख ले उसको बाजू में भी कहीं पे, एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर. कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर. चलो तो इसको सॉल्व कर देते हैं. देखो r² नहीं लिया होगा, देख ध्यान से, ठीक. देखो आगे, तो एक्सीलरेशन निकालना है, a इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा f डिवाइड बाई m. किसका एक्सीलरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉन का. तो मास भी किसका यूज करोगे, इलेक्ट्रॉन का, ठीक. आगे देखो, फोर्स का वैल्यू के Q1 Q2 डिवाइड बाई r². देखो मैंने तुमको बार बार हर टाइप के क्वेश्चन में बताते हुए आया, जहां पे तुमको फोर्स में दो चार्जेस देगा तो फोर्स का वैल्यू क्या लेना है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई r². और वहीं अगर उसके जगह पे तुमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा, तब के केस में फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे, QE. क्लियर. आगे डिवाइड बाई ये हो जाएगा मास m, सारे वैल्यूज पुट करेंगे. के का वैल्यू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9. Q1 चार्ज कितना लेने के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power 9, 1.6 into 10 to the power -19. कौन सा, हाँ 10 to the power 22.
माइनस नहीं प्लस, हाँ ये 10⁻⁻19 हो गया। ठीक, फिर और क्या क्या बोल रहा है इसमें से, Q1 हो गया और Q2 का वैल्यू, Q2 मतलब यही आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर दोनों के बीच का डिस्टेंस 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, क्लियर। और बचा क्या यहाँ पे मास, मास कितना लेने के लिए बोल रहा है, 9 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻31, क्लियर हो गया। अब सारे तो कैंसिल हो जा रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1.6 1.6 1.6 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, खाली 10 के पावर्स बचेंगे यहाँ पे, तो 10 का पावर कितना आ जाएगा 22, बस। आ गया समझ में, बन जाना चाहिए, ठीक, ठीक है। तो फिर दो क्वेश्चंस और से, लेकिन आज और उसको नहीं करवाएंगे, अब पंचर हो जाओगे और करवा दिए। देखो एक क्वेश्चन तो ये है, बाप रे मत बोल, ये दिख रहा है खतरनाक है, इजी, ये क्वेश्चन देख करके तो आधा तुम्हारा पसीना छूट जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक, मुश्किल से 5-6 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। वो दिख रहा है डराने के लिए, वैल्यूज दिए हुए हैं ना यहाँ पे पैदल देखो। इसके बाद ये तो सारे के सारे ये 4 लाइन जो लिखा है खाली वैल्यूज लिखा हुआ है, टेक इतना इज इक्वल टू इतना एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये सारा कुछ, ठीक। जेईई मेंस का क्वेश्चन है इसी साल जनवरी के एग्जाम में, जो अभी पिछले महीने हुआ था उस टाइम का क्वेश्चन, ठीक। और ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन, इसको मैं आज भेज दूंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। बोल रहा है सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल प्रोवाइड, अच्छा एक सेकंड, इसको तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसको मेरे को बताना पड़ेगा, इसके पहले वाले ये वाला, इसको बनाना है तुमको। बोल रहा है पॉजिटिव आयन ए एंड नेगेटिव आयन बी हैज चार्ज इतना एंड इतना, पहले ही दोनों का चार्ज दे दिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देते थे तो खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखते थे, यहाँ पे तो चार्ज बॉडी दिया हुआ है करके उनका वैल्यू दे दिया है, और यही वैल्यू जो है क्वेश्चन के लेंथ को बढ़ा देता है, तुमको डर लगने लग जाता है। देखो दोनों चार्जेस का वैल्यू दे दिया, एंड मासेस दिस एंड दिस, दोनों का मास दे दिया। आगे बोल रहा है at an instant the ions are separated by a certain distance, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लग रहा होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट दैट डिस्टेंस द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्वेश्चन बनाए हैं। मैं तुमको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने और ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन निकालने के लिए देगा तो क्या बोला था, दोनों को डिवाइड दे देना, बोले थे ना। सेम वही चीज, इन्हीं दोनों चार्जेस का एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो और उन्हीं दोनों चार्जेस का क्या निकालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे। और निकालने के बाद तुमको करना क्या है, मैं बता रहा हूं यहाँ पे देखो, F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइड बाई F ग्रेविटेशनल, ठीक। और इक्वल टू इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कितना, इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 10⁻45, यहां तक समझे। क्वेश्चन में तुमको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है 10P का, तो पहले P निकालोगे, पहले P निकालोगे ना। अब करोगे क्या, Fe का वैल्यू कहां से आएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, Fg का वैल्यू G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्लियर, क्लियर। बाकी सारे वैल्यूज को जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू तुम्हारा इस फॉर्मेट में आएगा, समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10⁻40, जहां तक मेरे को याद है इसका वैल्यू आएगा 5, ठीक, जहां तक मेरे को याद है इसका वैल्यू 5 आएगा या फिर 2 आएगा, दोनों में से कुछ आएगा, वो सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। ये हुआ, ये हुआ, इक्वल टू कितना है, P मल्टीप्लाई बाई 10⁻45, P का वैल्यू कितना आ गया। अब किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला, 10P का, तो 10P कितना हो जाएगा 5 इंटू 10। क्वेश्चन समझे क्या करना है, बना दोगे, यही यही तरीका तुमको यूज करना है। मैंने हिंट दे दिया, जाकर के इसको घर में प्रैक्टिस करना, मैं अभी क्वेश्चन सारे भेज दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूरे यहाँ तक के टॉपिक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये अगर बन गया, हाँ तो फिर एक एक चीज तुमको अच्छे से समझ में आया हुआ है। ये अगर समझ में आ गया, इसका अगर डायग्राम भी अगर बना लोगे तो भी तुमसे आधे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो भी तुमसे आधे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक बार पढ़ो क्वेश्चन को और फिर क्लास कंप्लीट करेंगे आज। कुछ समझे क्या, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोगों ने बना करके आया हुआ है, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम्हारे लिए अगर ढंग से देखोगे, थोड़ा सा बस घुमाया है। हिंट दूं, इसको भी ट्राई करोगे क्या, कि भेजे से ओवरलोड हो जाएगा, खुद से करोगे।
मतलब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म एक्सिल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम ठीक। नॉर्मली अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड। देखो तो इसमें मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहला तो ये वॉल ले लिए, ठीक। इस वॉल से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस साइड में, इस साइड में। यहाँ पे एक थ्रेड है। अब ये अगर ये वॉल है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगा रहा होगा, यहाँ पे मैं एक थ्रेड में, एक रस्सी में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर यहाँ पे लटकाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो ये ऐसे इसके बाजू में थोड़ी टंगाएगा, ये ऐसे दूर की तरफ इस टाइप से शेप में आ जाएगा, समझे। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था, थ्रेड से बंधा हुआ था, ये इधर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है, जिसकी वजह से उसको फोर्स लगेगा और वो उधर सरक जाएगा। क्लियर। थ्रेड से बंधा हुआ है तो ऐसे लटका हुआ रहेगा। क्लियर। आगे देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना दिया हुआ है, एंड रिमेन स्ट्रेट। एक तो सिल्क थ्रेड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ 10 सेंटीमीटर। हो गया, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में तुमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देन चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी 1/√x। इस फॉर्मेट में तुमको आंसर लाना है और x के जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा वो तुमको बताना है। तो देखो ध्यान से, ये वाले एंगल को मान लो थीटा, ठीक। इस वाले एंगल को क्या मान लिए, थीटा। अब पिछले वाले क्लास में याद करो, इसमें हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग, कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, दो फोर्सेस में उसको तोड़े हुए थे, ठीक। यहाँ पे तो साइन और कॉस दो पार्ट में इसको दिख नहीं रहा, एक ही पार्ट दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ये निकाल लो साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 10 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस मतलब 20। क्लियर। वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो थीटा का वैल्यू यहां से कितना होगा, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया। क्लियर। क्लियर। अब देखो यहां इस पे फोर्स इधर लग रहा है, कौन सा, QE। फोर्स उधर लग रहा है QE, और यहां से फोर्स नीचे लग रहा है, कौन सा, ठीक। ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो थीटा ये है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है। परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये, और बेस कौन सा बनेगा, ये। तो tan थीटा यहां से निकाल लो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QE डिवाइड बाई बेस mg। थीटा का वैल्यू निकाल चुके थे 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ठीक है। 1/√3 होता है कि √3 होता है। क्लियर। अब आगे Q का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन है, E का वैल्यू भी तुमको क्वेश्चन में गिवन है, M का वैल्यू तुमको पता होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ दिया है ना। तो मास का भी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन है, G का भी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में पता ही है, 10 ले लेना। और जो आंसर लेकर के आओगे, आंसर का फॉर्मेट कैसा होगा, ये जो लिखा हुआ है ऐसे 1/√, समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए। अंदर में तुम्हारा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक। इन सब का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 आएगा। वैल्यू तुम्हारा 1/√3 आया, तो x का वैल्यू कितना मिला, कुछ है इसमें। जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछला पढ़ के आया हुआ था, उतना ही कॉन्सेप्ट अगर किसी के दिमाग में रहेगा और थोड़ा मोड़ा भी अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का घर में हैबिट रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा डालोगे, ठीक है। चलो तो आज इतना ही करते हैं।